हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स को। मतलब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट हेलो एरीन्स की, और एक दूसरे से इनको कंपेयर किया गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी के तर्क पे। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि इसमें हेलो एरीन्स कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन या उन रिएक्शन से जुड़े हुए मैकेनिज्म को एग्जिबिट करता है, यह बात आपको समझाऊंगा। मतलब इस वीडियो में आपको बेसिकली यह पता चलेगा कि कोई हेलो एरीन जो है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यह बात हम इस वीडियो में देखेंगे। अब पहले तो मेरे को बताओ, मैंने तुमको हेलो एल्केन जब पढ़ाया था तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पढ़ाया था कि हेलो एल्केन ज्यादातर ये वाला मैकेनिज्म दिखाते हैं। याद है वो मैकेनिज्म था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, एसएन मैकेनिज्म जिसको बोलते थे। और उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको यह भी बताया था कि वो दो प्रकार का होता है, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है, और बड़े अच्छे खासे वीडियोस बने थे SN1 और SN2 के अंडरस्टैंडिंग के। वो ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हेलो एरीन्स के लिए सबसे बेकार होता है। हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करना चाहते, या कह लो शो ही नहीं कर सकते। अगर तुम जबरदस्ती कर रहे हो कि तुमको नहीं सर हम तो करवाएंगे, हेलो एल्केन में होता है तो यहां क्यों नहीं होगा, तो तुमको हाई टेम्परेचर का सहारा लेना पड़ेगा, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, तब जाकर हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर पाएंगी। अब ऐसा क्यों है, सारी बातें अभी हम करेंगे। क्यों हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं करता, ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर जो स्लाइड पे लिखा है, हेलो एरीन्स की जो रिएक्शन है वो पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत ही बेकार ढंग से होती है। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप इसको कराना चाहते हो तो। यह बहुत अच्छी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह बहुत अच्छी होती है इसके साथ। तो हेलो एरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छी होती है। एंड देन व्हेन रिएक्शन विद मेटल्स तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ही, हैलोजन हैलाइड आयन। तो जो हैलाइड आयन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो मेटल के साथ निकल जाएगा और बाकी रिएक्शंस कर सकता है। तो मेटल के साथ तो हमने हेलो एल्केन भी देखा था, हेलो एरीन भी होगा। ये जो है ये नया मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, और जो हेलो एरीन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, हेलो एरीन्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एल्केन के लिए अच्छा माना जाता था, हेलो एरीन के लिए नहीं माना जाएगा। हाई टेम्परेचर चाहिए रहेगा अगर करवाते हो तो, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये मैकेनिज्म होने से रहा, ये नहीं होगा। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, उसके बाद मैं आपको इसका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहले आएंगे और खत्म कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। अब देखेंगे यहां पर, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली लाइन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन में लिखा हुआ है भैया कि हेलो एरीन्स आर कंपैरेटिवली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशंस, अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशंस। क्लियर लिखा हुआ है क्या? नॉर्मल कंडीशंस में, ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशंस में हेलो एरीन कतई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा या उन रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा जो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हो हेलो एरीन के साथ, नहीं करेगा रिएक्शन। हमने कहा सर इतना क्यों विरोध कर रहे हो, मतलब क्या प्रॉब्लम है, हेलो एरीन क्यों नहीं करेगा? सुनो, रीजंस फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स आर, पहला रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको सब्स्टिट्यूट होना है हेलो एरीन्स में से, वो जाएगा ही नहीं। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और एक आएगा, लेकिन रेजोनेंस की वजह से जाने वाला न्यूक्लियोफाइल जाएगा ही नहीं, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे? सब्स्टिट्यूशन में तो खेल होना है ना, एक का जाना एक का आना। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट से ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक्सप्लेन करूंगा रेजोनेंस। दूसरा फैक्टर क्या है? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। जो हेलो एरीन में CX बॉन्ड है, उस CX बॉन्ड में जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी वजह बनता है हेलो एरीन को रोकने से कि तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाओगे।
अब तुम बोलोगे सर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को क्या प्रॉब्लम है अगर हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये सेकंड रीजन है। एंड द थर्ड रीजन इज इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। मान लो किसी भी तरीके से तुम सफल हुए हैलोजन को निकालने में कि हेलोएरीन का साथ छोड़ो और हैलोजन तुम जाओ, किसी भी तरीके से तुम सफल हो गए, तो यह बात तय है कि वहां पर हैलोजन के जाने के बाद वहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जो कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा है उस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। लेकिन भाई साहब वो पॉजिटिव चार्ज जो रह जाएगा उस कार्बन पर जो बेंजीन रिंग का हिस्सा है, वो स्टेबल ही नहीं होगा, कि उसको हम बोलते हैं फिनाइल केटायन, वो स्टेबल ही नहीं होगा। यह भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से रोकेगा हेलोएरीन को। मतलब पहले दो रीजन तो क्या न्यूक्लियोफाइल को जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली, तुमने कहा हम तो न्यूक्लियोफाइल को भेजे कर रहेंगे, और तुमने मान लो भेज दिया न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल अपने पीछे जाने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ कर गया, पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर। लेकिन वो बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं है, तो फिर बताओ आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, होगा ही नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तीन जो रीजन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है ये बताने के लिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन शो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो जाते। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए जहां पर ये हो जाते हैं, रोज होकर होते हो भले, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन रीजन ये है कि क्यों ये चीजें कैसे रोक सकती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब एक एक पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। तो पहला देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट को। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर मैं रेजोनेंस इफेक्ट पर आता हूं। रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। नाउ रेजोनेंस इफेक्ट यहां पर समझना है हम लोग। इन हेलोएरीन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हेलोजन एटम। आपको पता है हेलोएरीन्स में हेलोजन होगा, उस हेलोजन के पास एक लोन पेयर होगा। कैसे? यहां पर देखते हुए चलेंगे, ये रहा आपका बेंजीन रिंग और ये रहा एक्स हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, मैं अभी तो सिंपल एक्स लिख रहा हूं। और इस एक्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन से तो इसने बॉन्ड बना लिया, 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 3 लोन पेयर हो गए। क्या हो गए? 3 लोन पेयर। ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गए। अब तुम देखो ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। कहां? इसके बाद ये डबल बॉन्ड है, ये तुमको दिख रहा है यहां पर, ये डबल बॉन्ड है। सो दिस इज डबल बॉन्ड। और ये देखो ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ रहे हैं। ये कौन कौन? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और लोन पेयर, ये सब ऑल्टरनेट्स हैं। मतलब तुम देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर। मतलब ऐसे एक चक्री चल रही है। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया। मतलब आप इतना ही देख लो इसको, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इतना ही देख लो आप, तो आपको एक कॉन्जुगेशन मिलेगा। कॉन्जुगेशन समझ गए ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन। ये सारे फैक्टर्स कॉन्जुगेशन है। मतलब अगर आपके ऑल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड आए और दूसरे ऑल्टरनेट में लोन पेयर आए, डबल बॉन्ड आए, पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए, फ्री रेडिकल आए, ये सब आपके कॉन्जुगेशन सिस्टम होंगे। और जहां कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा वहां रेजोनेंस बन जाएगा, वहां रेजोनेटिंग इफेक्ट आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो भैया ये रेजोनेंस दिखाएंगे। तो लोन पेयर, बेंजीन रिंग और सिंगल बॉन्ड बीच का ये सभी कॉन्जुगेशन में, सो इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। सो दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द electrons of the ring, and basically these electrons are pi electrons, तो they are in conjugation with the pi electrons of the ring। तो जो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ ये कॉन्जुगेशन में होंगे। अच्छी बात है। अभी देखते हैं उससे क्या होगा। Thus the lone pair of the electrons is delocalized over the benzene ring due to resonance। और इस वजह से जो हेलोजन एटम का लोन पेयर है वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज्ड हो जाएगा,
व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकेलाइज्ड? वो घूमता रहेगा बेंजीन रिंग के अंदर, एक जगह पर बैठेगा नहीं, एक जगह पर लोकेट नहीं होगा। लोकेट का अपोजिट होता है डीलोकेट। तो वो लोकेट नहीं हो रहा है एक जगह पर, बल्कि घूम रहा है बेंजीन रिंग के अंदर ही अंदर। कैसे घूमेगा भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वो अंदर ही अंदर घूमेगा, जिसको हम बोल देंगे डीलोकेलाइजेशन। और इस डीलोकेलाइजेशन के दौरान हैलोजन और बेंजीन रिंग पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। सर एक मिनट कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, एक मिनट रुको, समझाता हूं। यहां पर देखना, पहले तुम स्ट्रक्चर देखते हुए चलना, तुमको मजा आएगी स्ट्रक्चर देखने में। पहले तुमको एक हेलोएरीन ले लो, मैं इसी को ले लूं, इसी को यहां पर बना लेता हूं और दिखाता हूं तुमको पाई बॉन्ड कैसे घूमता है। तो पहला स्ट्रक्चर हम यहां पर बना लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का यहां पर बना रहा हूं। बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया और इसके ऊपर एक्स हो गया। एक्स के ऊपर आपके 3 लोन पेयर कुछ ऐसे, और ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा अगले केस में, यहां पर समझेंगे अगला स्ट्रक्चर को। अगले स्ट्रक्चर में होगा कुछ नहीं, ये लोन पेयर इस इन कार्बन और इस एक्स के बीच में बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। और इस लोन पेयर के डोनेशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये हो जाएगा प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और जैसे ही लोन पेयर आएगा तो इस कार्बन को तुम गौर करो, इस कार्बन के पास कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब एक इसके साथ बना लेगा और एक पहले से बना रहा था। और कभी भी कार्बन के कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड उसको अनस्टेबल करते हैं, ये बात याद रखना। कार्बन के जो डबल बॉन्ड होंगे वो उसको अनस्टेबल करेंगे लगातार, अगर डबल बॉन्ड्स होंगे तो। मतलब पहले कार्बन इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसा वो चाहेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड एक तरफ से जहां पहले से बना रहा था उसको भेज देगा कहीं और, बगल वाले कार्बन पे। तो ये बॉन्ड वो पहले से बना रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसको भेज देगा इस वाले कार्बन पे। तो इस कार्बन पर वो डबल बॉन्ड चला जाएगा। अच्छी बात है। अब देखो तुम स्ट्रक्चर क्या हुआ। अगला स्ट्रक्चर देखो, ये बेंजीन रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया अब इनके बीच में, यहां पर एक्स आ गया, ये 2 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर तो इसने बॉन्ड बना लिया। अब अगर एक लोन पेयर से इसने बॉन्ड बनाया तो जाहिर सी बात है इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया होगा और इस कार्बन ने अपना बॉन्ड इसको दे दिया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। बाकी सारे बॉन्ड जैसे बन रहे थे वैसे ही बने रहेंगे। तो ये वापस से जैसे बन रहे थे वैसे ही बने रहे। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब अगले केस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन के पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है ही, वो तो वापस मिल ही गया इस बॉन्ड को जब शिफ्टिंग हुई थी इस बॉन्ड की, लेकिन ऊपर वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना लेगा। फिर ये कार्बन रोएगा, बोलेगा यार मेरे लगातार डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, जो पुराना डबल बॉन्ड बन रहा है उसको इस कार्बन के पास भेज देता हूं। तो ये देखो शिफ्टिंग हो गई। अगला स्ट्रक्चर देखोगे, अगला स्ट्रक्चर देखो, यहां पर ये आपका मॉलिक्यूल, यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, ये नया बॉन्ड बन गया, यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, ये एक नया बॉन्ड बन गया, ऊपर डबल बॉन्ड है, ये एक्स है, 2 लोन पेयर विद अ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपके आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। बढ़िया बात है। आगे देख लो, अब क्या होगा आगे, आगे कुछ ऐसा होगा भैया कि ये जो नेगेटिव है ये अपने आप को इस तरफ बॉन्ड बना देगा इन 2 कार्बन के बीच में, और ये कार्बन रोएगा, बोलेगा यार मेरे फिर लगातार 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो वो इसको यहां शिफ्ट कर लेगा, तो इसको वो यहां शिफ्ट कर लेगा। तो अगला स्ट्रक्चर देख लो क्या होने वाला है। अगला स्ट्रक्चर देख लो क्या होने वाला है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको भी। यहां पर बॉन्ड ऑलरेडी था, ये बॉन्ड है, यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, ये नया बॉन्ड बन गया, और यहां पर अगर ये शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस कार्बन पर भैया नेगेटिव चार्ज आ गया, और लगातार 2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो बना ही रहा है शुरू से लेकर अभी तक, और ये यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पहले से आ गया। अब आखिरी बार क्या होगा, ये नेगेटिव यहां पर शिफ्ट होगा और बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव यहां शिफ्ट होकर बॉन्ड बनाएगा, और यहां पर इस कार्बन के पास फिर लगातार डबल बॉन्ड होंगे, तो ये कार्बन अपना एक वापस लोन पेयर इसको दे देगा, एक्स को वापस दे देगा। तो देख लो आखिरी बार स्ट्रक्चर क्या बन रहा है।
आखिरी बार जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। आखिरी बार जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पर एक बॉन्ड, ये रहा, यहां पर एक बॉन्ड, ये रहा, और यहां एक नया बॉन्ड, ये रहा। ऊपर वापस से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर वापस दे दिया एक्स पर, और ये 3 लोन पेयर इसके पास वापस। ये तुम्हारे 5 स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बन गए। इन पांचों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पांचों को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। ये जो घूम रहा है पाई बॉन्ड, अब तुम देखो पाई बॉन्ड घूम रहा है। पाई बॉन्ड कौन सा? डबल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड था, यहां सरक गया, फिर ये यहां सरक गया, तो ये वाला यहां सरक गया, फिर ये यहां बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, फिर ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट। मतलब तुम देखोगे कि डबल बॉन्ड क्या होता जा रहा है? शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसी को तो मैंने कहा था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनाते किससे? पाई इलेक्ट्रॉन से। तो पाई बॉन्ड बनता ही पाई इलेक्ट्रॉन से, तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है पूरी बेंजीन रिंग के अंदर। स्ट्रक्चर के नाम नंबर दे देते हैं ताकि हमको स्ट्रक्चर बुलाना आसान हो। तो ये पहला स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो ये 5 स्ट्रक्चर हो गए। ये 5 स्ट्रक्चर आपको मिल गए। दीज 5 आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हैलोएरीन्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप पहले और 5वें स्ट्रक्चर को देखो, है तो दोनों ही हेलोएरीन, लेकिन उसमें अंतर दिख रहा होगा, और अंतर यह दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशंस बदल गई हैं। जहां जहां अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड थे पहले स्ट्रक्चर में, 5वें स्ट्रक्चर में वहां नहीं है, और 5वें स्ट्रक्चर में जहां जहां डबल बॉन्ड थे पहले स्ट्रक्चर में, वहां डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड क्या कर गया? अपनी पोजीशन चेंज कर गया, और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू ऐसे उसने पोजीशन चेंज करी। तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकलाइजेशन हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये डीलोकलाइजेशन ऐसे घूमे बॉन्ड और इस तरीके से बने, लेकिन इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या परेशानी है? मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती? अब पहले मेरी बात सुनो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब हो सकती थी जब ये X जो था, ये चला जाता, इसको बना जाता पॉजिटिव, और एक नया न्यूक्लियोफाइल आता और एक न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता। एक नया न्यूक्लियोफाइल आता और वो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता। तब तो समझ आता कि हां यार भैया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। तो उसके लिए तुम्हें इस X को निकालना जरूरी है। किससे? ये एराइल पार्ट से। एराइल पार्ट से तुम्हें ये हैलोजन निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तुम स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्या तुम्हें यहां पर डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा? क्या तुम्हें यहां पर डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा? अब मेरे को बताओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब 5 में से 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें X और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड है। 5 में नहीं है, लेकिन 5 में से 3 में है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हैलोएरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल इसलिए क्योंकि 5 के 5 में नहीं है, 5 में से 3 में, लेकिन 3 में है तो डबल बॉन्ड कुछ तो है। और अगर कुछ भी डबल बॉन्ड है, मतलब बेंजीन रिंग का उस हैलोजन से अट्रैक्शन अच्छा है। बेंजीन रिंग का उस हैलोजन से अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, और बेंजीन रिंग उस हैलोजन को जाने नहीं देगी। बहुत सिंपल सी बात है भैया, मैंने तुमको एक हाथ से पकड़ रखा है, तुम मेरे से भागने की कोशिश करोगे, मैंने तुमको एक हाथ से पकड़ रखा है, बॉन्ड अच्छा है, लेकिन तुम भाग सकते हो, अभी चांसेस है। लेकिन अगर मैंने तुमको दोनों हाथ से पकड़ लिया तो फिर तुम नहीं भाग सकते भैया, क्योंकि अब अगर मैंने तुमको दोनों हाथ से पकड़ लिया तो अब तुम्हारी जो मैंने तुमको जिस मजबूती से पकड़ा है उसको और मजबूत कर लिया, और जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं। तो तुम्हें जाना भी है, लेकिन यहां पर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर के हिसाब से डबल बॉन्ड बना रहे हैं बेंजीन रिंग और हैलोजन। तो इस कैरेक्टर को बोल देंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से जाने वाला न्यूक्लियोफाइल जाएगा नहीं आसानी से, बिल्कुल नहीं जाएगा आसानी से। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये देखने को मिलता है। क्योंकि
तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये चीज आपको समझ आती है। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं करते, ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं करते। ये बात समझ में आई? इस बात का सार अगली स्लाइड में भी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स यहां पर मैंने बना दिए हैं। किसी को भी डाउट है तो वो अभी कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकता है। मैं कमेंट सेक्शन पे जाता हूं, बिल्कुल जाता हूं, और वहां पर मैं आपको 100% कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा अगर किसी को कहीं कोई डाउट भी रहा तो। लेकिन दिस इज फॉर दी फर्स्ट रीजन कि हां भैया रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आपको यहां पर डबल बॉन्ड, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। याद रखना कौन सा कैरेक्टर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन एक्स एंड एराइल ग्रुप। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो रेजोनेंस इफेक्ट से यह पता चलता है, जिससे जाने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से जाएगा ही नहीं। तो फिर आने वाला क्या अटैक करेगा? जब जाने वाला जा ही नहीं रहा तो जगह ही नहीं बन रही, मतलब ये पॉजिटिव ही नहीं बन रहा। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाएगा, मतलब तुम ज्यादा हीट दे दो तो डबल बॉन्ड भी टूट जाएंगे। मैंने तुमको दोनों हाथ से पकड़ रखा है, तो तुम एकदम से खींचो, पूरी ताकत लगाओ तो शायद मेरे साथ छूट जाए, लेकिन हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो एलिवेटेड टेम्परेचर का खेल आ गया, जो मैंने कहा था कि एलिवेटेड टेम्परेचर का खेल आएगा। क्लियर है कंसेप्ट? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो यहां पर अपन ने देख लिया रेजोनेंस इफेक्ट कैसे हैलोएरीन्स को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने से रोकता है। रोक नहीं पाएंगे अल्टीमेटली, हाई टेम्परेचर पे तो हम करवा भी लेंगे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे तो रोक लेंगे भैया। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रीजन है। अब आगे बात करते हैं और आगे इस बात को और गहराइयों तक समझते हैं। इसी इफेक्ट को और देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को। ड्यू टू रेजोनेंस द सीसीएल बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यही तो मैंने बताया था कि सी और सीएल के बीच में, वो सीएल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनने जो एक्स है वो क्लोरीन मान लिया है। हमने तो एक्स को डिफाइन ही नहीं किया था, तो हम सी और एक्स बोल देते हैं कि सी और एक्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पर बना लेगा। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हैलोएरीन्स इज डिफिकल्ट। और इस वजह से जो बॉन्ड का टूटना है, किसके बॉन्ड का टूटना? एक्स का और कार्बन के बीच का बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो टूटना मुश्किल हो जाएगा, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक, देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए वो लोग बहुत कम रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जाना पड़ेगा ना, उसके लिए तुम्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। लेकिन डबल बॉन्ड अगर आ गया तो बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल होगी, इसलिए जाने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पहला इफेक्ट खत्म हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट। अब दूसरी बात करते हैं, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एटम इन सी एक्स बॉन्ड। अब डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है वो कंपेयर कर रहे हैं हेलोएरीन के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और हेलो एल्केन के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर मेरी बात को समझे, ये हेलो एल्केन है, उनने जो ओपन चेन का बनाया है, यहां पर उनने बोल दिया भैया ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक एक्स लगा हुआ है, और यहां पर एक कार्बन है जो बेंजीन रिंग का हिस्सा है और उसके साथ एक एक्स लगा। ये हेलोएरीन है, ये हेलो एल्केन है। हमने कहा इन दोनों में, कहते हैं इन दोनों में जो कार्बन है मेनली अल्फा कार्बन, जिसको आप बोल सकते हो, बोले तो जिससे हेलोजन सीधा सीधा अटैच्ड है, बोले उस अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में अलग अलग है। जो अगेन हेलोएरीन में जो है वो वजह बनता है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन पर होने से रोकने के लिए। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती, उसकी वजह यह बनता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर करो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, जबकि हेलो एल्केन का जो कार्बन था उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp2 आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से रोकेगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं होने देगा न्यूक्लियोफाइल को। पूछो क्यों? समझो। हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम यह है कि जो कार्बन एक्स के साथ जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा पोलैरिटी को डिफाइन करती है। मतलब उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन और एक्स के बीच की पोलैरिटी को डिफाइन करती है। मतलब मान लो ये कार्बन अभी बेंजीन रिंग का हिस्सा है, ऐसा कुछ मान लो, ये कार्बन अभी बेंजीन रिंग का हिस्सा है, ये कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा हो गया। और अगर ये कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा है तो ये कंफर्म है कि इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इसके पास ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है।
तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो हमें इसका s कैरेक्टर पता करना चाहिए कि इसका s कैरेक्टर कितना होगा। s कैरेक्टर मतलब s के ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व है इस हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 में। तो देखो sp2 मतलब एक s का ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है और 2 p के ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए, मतलब टोटल 3 ऑर्बिट है, जिसमें से s कैरेक्टर हम निकालेंगे, यानी कि s का कंट्रीब्यूशन अगर हम निकालें तो s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 ऑर्बिटल आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल। एक s का ऑर्बिटल है आउट ऑफ गिवन 3 ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट में निकालते हो एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा इस केस में, एस कैरेक्टर विल कम आउट टू बी 33.33%, 33.3%। अब तुम बोलोगे सर एस कैरेक्टर निकाल क्यों रहे, निकाल लेते हैं, ऐसे मन कर रहा है मेरा अभी। sp2 का हमने एस कैरेक्टर यहां पर निकाल लिया। ये केस था किसका, हेलो एरीन का। ये केस किसका था, हेलो एरीन का। एक बार हेलो एल्केन का भी निकाल लें, इसका भी निकाल लें, इस कार्बन का। तो ये कार्बन है, यहां पर H है, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है और ये X है। तो इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दिस विल बी sp3। क्यों sp3 है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, ये चारों सिग्मा बॉन्ड है। और हमें पता है जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 sp, एक s को गया, एक p, 3 p को गए, तो आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। जबकि इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड थे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बन रहा था, तो एक कम हो गया, एक p का ऑर्बिटल कम हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये sp2 हो गया, ये sp3 है। अब एक काम करते हैं, इस sp3 का एस कैरेक्टर निकालते, तो अगेन एस कैरेक्टर विल बी, कितने ऑर्बिटल हैं, एक s का ऑर्बिटल है आउट ऑफ गिवन 4 ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक s के और 3 p के, तो आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स इनटू 100 कर दो, इनटू 100 करोगे तो s कैरेक्टर विल कम आउट टू बी, s कैरेक्टर इसमें कितना आएगा, 25% मात्र। कितना आएगा, 25%, मात्र 25% आएगा। मतलब एस कैरेक्टर क्लियर है कि इस वाले केस में ज्यादा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में देखने को मिल रहा है, हेलो एरीन में, जबकि इसमें कम है 25%, किसमें, sp3 में। और sp3 किस में देखने को मिल रहा है, हेलो एल्केन में। तो हेलो एरीन में एस कैरेक्टर ज्यादा। अब एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की जो होती है, किसी भी एटम की कह लो, वो एस कैरेक्टर से सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर ऑफ एन एटम। मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट एटम विल बी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होगी। अब इसका मतलब यह है कि जो हेलो एल्केन में कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं अच्छी है जितने बेंजीन रिंग में जो कार्बन मौजूद है, जो हेलोजन से अटैच भी है, यानी कि हेलो एरीन का जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हेलो एरीन की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अच्छी है हेलो एल्केन में मौजूद कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन आप बोल सकते हो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उससे होगा क्या, भैया जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ये दोनों आपस में और बॉन्ड बना रहे थे, जिसको एक्स लेकर भागने की फिराक में होगा। क्यों एक्स लेकर भागने की फिराक में होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो एक्स को न्यूक्लियोफाइल बनकर निकलना पड़ेगा, और एक्स को अगर न्यूक्लियोफाइल बनकर निकलना पड़ेगा मतलब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर निकलना पड़ेगा। और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्स कब रख सकता है, जब वो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर भागेगा, जब वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर भागे एक्स, तब रख सकता है। लेकिन कार्बन बोलेगा वो भैया इधर आओ एक्स, कहां इलेक्ट्रॉन कहां लेकर जा रहे हो, मैं तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। मतलब तुमने क्या मुझको हेलो एल्केन का कार्बन समझ रखा है, क्या तुमने मुझे हेलो एल्केन का कार्बन समझ रखा है कि तुम आसानी से मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर जाओगे। वो हेलो एल्केन का कार्बन था, उसके अंदर एस कैरेक्टर कम था 25%, मेरे अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है 33.3%। तो भैया मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं और मैं भी थोड़ी बहुत चोरी करने की क्षमता रखता हूं। कार्बन ये धमकी देगा, बोलेगा एक्स भाई साहब आप सोचो भी मत कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाओगे और न्यूक्लियोफाइल बनकर चले जाओगे और मुझको पॉजिटिव बना जाओगे। कहते मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन ले जाने ही नहीं दूंगा। मानता हूं आपके जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो, कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि एक्स से बढ़कर हो जाए, एक्स तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
लेकिन कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने नहीं देगा, उसको टाइटली होल्ड कर लेगा। ये वाला कार्बन ये उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको होल्ड करने की टेंडेंसी इसकी अच्छी नहीं है, हेलो एरीन के कार्बन की अच्छी है। तो हेलो एरीन का कार्बन उसको जाने नहीं देगा या बहुत मुश्किलों से जाएगा, आप ये भी बोल सकते हो। तो फिर एक्स न्यूक्लियोफाइल बनकर जाएगा नहीं, ये एक और वजह हो गई। और जब तक वो न्यूक्लियोफाइल बनकर जाएगा नहीं तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, और जब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ही नहीं। ये वजह है सेकेंड फैक्टर की जो हाइब्रिडाइजेशन को हमने यहां पर समझा है। और ये हाइब्रिडाइजेशन रीजन बनता है कार्बन के लिए, ये रीजन बनता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए कि हेलो एरीन का जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट विल टाइटली होल्ड द इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which it shares with the halogen atoms. However, in haloalkanes, since the s character is less, therefore the electronegativity of carbon is less, therefore it is unable to hold the electron which is being shared between carbon and halogen. तो वो halogen आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा और वो कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बट इसमें नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब इसी को पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द CX बॉन्ड इन द हेलोएरीन्स इज डिफिकल्ट, द ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड इन द हेलोएरीन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द एल्काइल हैलाइड्स। सो CX बॉन्ड इन दी हेलोएरीन्स आसानी से नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि एराइल हैलाइड में बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। मतलब ये बॉन्ड आपका आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि इसमें तो बड़ी आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा, बहुत आसानी से टूट जाएगा। इन अदर वर्ड्स, the carbon atom attached to the halogen atom in haloarenes has lesser tendency to release the electrons. तो हेलोएरीन में जो कार्बन अटैच है हेलोजन से, वो हेलोजन से अटैच वाला कार्बन जो बेंजीन रिंग का भी हिस्सा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने नहीं देगा, तो खुद को पॉजिटिव और हेलोजन को नेगेटिव आसानी से बनने नहीं देगा। ये रीजन है। क्लियर हुआ आपको ये चीज? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप इसका। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस हमने देख लिया है, जो हेलोएल्केन और हेलोएरीन में आपको बताया गया, और बताया गया है कि हेलोएरीन में क्यों वो इलेक्ट्रॉन को निकालना हेलोजन के लिए मुश्किल होता है और हेलोएल्केन में क्यों वो चीज आसान होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का अंतर है। तो ये चीज आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इसके आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वही चीज उन्होंने कंटिन्यू करी हुई है यहां पर, दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is more electronegative as compared to the sp3 hybridized carbon atom. Hence, the sp2 hybridized carbon atom holds the shared pair of electrons more tightly as compared to sp3 hybridized carbon atom. तो वही मैंने कहा था कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? जो शेयर हो रहा है उसके और हेलोजन के बीच में, उसको होल्ड करके रखता है। तो हेलोजन को मौका नहीं मिलता उसको बड़ी आसानी से निकालने का, जबकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता, तो हेलोजन बेवकूफ बना जाता है और तुरंत वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। दिस टेंडेंसी शॉर्टन्स द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इन द एराइल हैलाइड्स, और ये टेंडेंसी कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ भी कम कर देती है। बॉन्ड लेंथ मतलब C और X के बीच का बॉन्ड लेंथ शॉर्ट कर देती है, छोटी बॉन्ड लेंथ ले आती है। और याद रखना, बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। छोटे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रखते हैं, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, छोटे बॉन्ड्स स्ट्रेंथ ज्यादा रखते। तो अगर तुम बॉन्ड स्ट्रेंथ की मुझसे बात करो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये बात याद रखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। सिंस आगे चलते हैं, सिंस the shorter bond length is difficult to break as compared to the longer bond length, the aryl halides are less reactive than the alkyl halides. इसलिए aryl halides जो होते हैं वो less reactive होते हैं than the alkyl halides. So aryl halides are always less reactive than the alkyl halides. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है।
So since the shorter bond length is difficult to break as compared to the longer bond length, छोटी बॉन्ड को जो बॉन्ड्स जिनकी बहुत ही छोटी लेंथ होती है उनको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए एराइल हैलाइड में जो कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड है वो छोटा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन के कारण, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, जबकि हेलो एल्केन में जो कार्बन और हेलोजन है उसको तोड़ना बहुत आसान होगा। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको जल्दी से, फिर हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे आते हैं स्टूडेंट, आगे देखते हैं इन चीजों को। थर्ड रीजन जो उसमें बताया था, दैट वाज द पोलैरिटी ऑफ सीसीएल बॉन्ड। खैर पोलैरिटी भी हाइब्रिडाइजेशन से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। अगर सी और सीएल के बीच में पोलैरिटी अच्छी होती तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाता, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस तुरंत टूट जाते हैं। ये भैया बहुत अच्छी पोलैरिटी है, कार्बन पे बहुत अच्छा प्लस है और क्लोरीन पे बहुत अच्छा माइनस है, लेकिन ऐसा हेलो एल्केन में तो है, हेलो एरीन में ऐसा नहीं है। क्योंकि हेलो एरीन का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना नहीं है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया एस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण, और हेलो एल्केन का कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि उसका एस कैरेक्टर वहां पर कम है। तो पोलैरिटी जो देखने को मिलेगी, प्लस और माइनस की इंटेंसिटी जो देखने को मिलेगी, वो हेलो एल्केन के कार्बन और हेलोजन में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन हेलो एरीन के कार्बन और हेलोजन में अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। सो द लो polarity of the CCl bond in chlorobenzene is also responsible for its lesser reactivity as compared to the chloroalkanes. तो क्लोरोबेंजीन में पोलैरिटी कम है और क्लोरोएल्केन में पोलैरिटी ज्यादा है, सी और एक्स बॉन्ड। और क्लोरोबेंजीन में क्योंकि कम है पोलैरिटी, तो यह भी एक वजह बनता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना दिखाने की ऑर्डिनरी कंडीशन पे। This is again due to the difference in the hybridization state of the carbon atom of the CCl bond, और इसकी वजह भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है जो CCl बॉन्ड में देखने को मिलता है या CX बॉन्ड में देखने को मिलता है। सिंपल, क्योंकि यहां पर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पर जो कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? sp2 वाले की। तो अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, समझो इधर मेरी बात को, जैसे मान लो ये एक बेंजीन रिंग है और ये एक्स है, तो ये कार्बन आपका क्या हो गया? sp2, और sp2 कार्बन हो गया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे कंपेयर किससे कर रहा हूं? C H H H और X से मैं कंपेयर उसको इससे कर रहा हूं, इससे कंपेयर कर रहा हूं। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, सो इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये पार्शियल पॉजिटिव अच्छा आने भी देगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना नहीं है। लेकिन अगर इस पर देखोगे बॉन्ड टूटेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो चार्जेस इन दोनों पर आएंगे, उसमें ये पार्शियल पॉजिटिव उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पार्शियल पॉजिटिव का आना मतलब इलेक्ट्रॉन दूर करते रहना, लेकिन ये उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दूर नहीं करेगा, एक्स की तरफ उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्स की तरफ जाने नहीं देगा और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा आने नहीं देगा, जबकि ये आने देता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता था, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिसोसिएट दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा बट ये बॉन्ड नहीं टूटेगा आसानी से, ये डिफरेंस है। तो अगेन यही रीजन आपको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो पोलैरिटी है वो जिसमें अच्छी होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बॉन्ड की पोलैरिटी अच्छी चाहिए, लेकिन हेलो एरीन में वो पॉसिबल नहीं है। ये सेकेंड रीजन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। सेकेंड रीजन इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इटसेल्फ, हाइब्रिडाइजेशन के ही सेंस में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड रीजन। थर्ड रीजन कौन सा था? इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। भैया जो फिनाइल कैटायन है वो उतना स्टेबल नहीं है जितना कार्बोकैटायन होगा हेलो एल्केन में। क्यों? देख लेते, इस पार्ट को भी देख लेते। अगर हेलो एरीन है, मान लो मेरे पास, ये सपोज करो मेरे पास ये हेलो एरीन है, तो इस हेलो एरीन में यहां पर जो आपको X दिख रहा है, अगर मान लो सारे बंधनों को तोड़ते हुए तुमने इस X को निकाल लिया बहुत हाई टेम्परेचर देकर, अभी तक तो हमने ये रीजन देखा था कि ये X जाएगा ही नहीं, लेकिन मान लो तुमने इतनी हीट दे दी, इतने हाई टेम्परेचर पर ले गए कि X निकल गया, थोड़ी देर के लिए मान लो X निकल गया, तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। मतलब रिएक्शन में क्या होगा? ये बन जाएगा फिनाइल कैटायन, इस कार्बन पर एक प्लस चार्ज आएगा फिनाइल कैटायन, और X माइनस तो अलग निकल ही जाएगा। वैसे तो यही मुश्किल है मेरे लिए तो, लेकिन मान लो तुमने थोड़ी देर के लिए कर लिया, अब तुम इसको प्लस चार्ज बना बैठे, अब तुम इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का वेट कर रहे हो कि जो न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है वो आएगा भैया कहीं से लहराता हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा और इस पर आकर अटैक कर लेगा। लेकिन उसके लिए इसको प्लस चार्ज को स्टेबल मांगता ना, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक तो उस कार्बन पर तब अच्छे से करेगा जब प्लस चार्ज वहां रुके थोड़ी देर के लिए, भैया रुक जा वहां पर, स्टेबल हो जा थोड़ी देर के लिए, न्यूक्लियोफाइल को समय देके तुझ पर अटैक कर ले। लेकिन ये फिनाइल कैटायन जो है, ये जो फिनाइल कैटायन है ये स्टेबल है ही नहीं भैया, इट कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड। और अगर ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता तो ये इंटरमीडिएट बन ही नहीं सकता, मतलब ये फिनाइल कैटायन फिर बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है ना, क्योंकि इट इज अनस्टेबल, तो फिर ये बनेगा ही नहीं। और अगर इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा तो मतलब एक बात तो तय हो गई कि SN1 तो नहीं बनेगा, मतलब SN1 मैकेनिज्म जो होगा वो बिल्कुल भी इस रिएक्शन में कहीं से भी फॉलो नहीं होगा। SN1 मैकेनिज्म कहीं से भी फॉलो इस रिएक्शन में नहीं होगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म को क्या चाहिए? एक इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन बनाए, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में वो कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन ये स्टेबल ही नहीं है ना, उसके लिए कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, तो फिनाइल कैटायन स्टेबल ही नहीं है, ये कहां जाएगा प्लस चार्ज? अंदर बेंजीन रहेंगे तो बेंजीन रिंग उसको सपोर्ट करेंगे नहीं प्लस चार्ज को, माइनस होता तो मैं अंदर भेज देता तो इलेक्ट्रो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाते, घूम जाते, लेकिन प्लस चार्ज है तो कहां भेजेंगे? बेंजीन रिंग से बाहर तो लोन पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो ये फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं है, जो कि एक इंटरमीडिएट बन जाता अगर SN1 ले देकर हम गिर पड़ के कर लेते तो, लेकिन ये स्टेबल ही नहीं है। और इंटरमीडिएट अगर स्टेबल नहीं है मतलब कैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, मतलब SN1 मैकेनिज्म को तो आप रूल आउट कर दो, आप SN1 मैकेनिज्म तो कर नहीं सकते। अब बच गई SN2, तो SN2 संभव नहीं है, क्योंकि जिस जगह से न्यूक्लियोफाइल गया है उसी जगह से उस टाइम पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता था, क्योंकि आप देखो यहां से तो रिपल्शन होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते। तो SN2 में होता क्या है, वो अपोजिट एंड से आता है, लेकिन अपोजिट एंड से आएगा कहां? ये तो क्लोज रिंग है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना गेट तोड़कर अंदर घुस जाए, बेंजीन को तोड़ा ताड़े बोले कार्बन को पता करो कहां है वो न्यूक्लियोफाइल जहां से निकला है, ऐसा तो न्यूक्लियोफाइल कर नहीं सकता, क्योंकि इस चेन को वो तोड़ेगा नहीं, साइक्लिक रिंग को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस साइक्लिक रिंग को वो तोड़ नहीं पाएगा, और जब तक वो इस साइक्लिक रिंग को तोड़ नहीं पाएगा तो वो SN2 मैकेनिज्म दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि SN2 के लिए बैक एंट्री चाहिए होती है, और वो बैक एंट्री भी पॉसिबल नहीं है। तो ये लो यहां पर SN2 भी पॉसिबल नहीं है, तो अब SN1 पॉसिबल नहीं, SN12 पॉसिबल नहीं। अब क्या जान लोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की? अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सारी ऑर्डिनरी कंडीशंस पे बता रहा हूं, क्योंकि मैं आगे तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्शंस भी बताऊंगा कि होंगी कुछ रिएक्शंस, लेकिन वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस पे होती है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस जिसको बोलना चाहिए वहां पर होती है। अभी तो हम लेबोरेटरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं जिसपे ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हां, अगर हेलो एल्केन में देखो तो हेलो एल्केन में तो तुम्हारा बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है भाई। ये कार्बन ये रखा, ये एक CH3 से जुड़ा है, ये एक CH3 से जुड़ा है, ये एक CH3 से जुड़ा है, और ये एक X से जुड़ा है। अब तुमने ले देकर इस X को निकाल दिया, जो आसानी से निकल भी जाएगा इसमें तो,
क्योंकि ये तो हेलो एल्केन है, तो इसमें निकल भी जाएगा, तो तुम्हारे पास एक X माइनस बचेगा, प्लस क्या बचेगा C, और C के साथ 3 CH3 लगेंगे और इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, ये बन गया कार्बोकेटायन। तो ये तो बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट से 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और 3 जगह के प्लस आई इफेक्ट से ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो 3 जगह के प्लस आई इफेक्ट से अपने आप को स्टेबल कर रहा है, और अगर 3 जगह के प्लस आई इफेक्ट से अपने आप को स्टेबल कर रहा है तो स्टेबल माना जाएगा। इसे क्या मानेंगे हम? स्टेबल मानेंगे। तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा आपका। तो ये बन सकता है, और ये SN2 भी कर सकता है। SN1 इसके लिए बहुत अच्छा है, SN2 नहीं, SN1 अच्छा है। तो ये SN1 कर सकता है। इसकी बात करो तो ना SN1 कर पा रहा है क्योंकि फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं है, और SN2 तो हम पहले ही रूल आउट कर चुके हैं क्योंकि बैकडोर एंट्री ले नहीं सकता, बेंजीन रिंग पड़ी हुई है। सो फिनाइल कैटायन formed as a result of the self ionization is not stabilized by resonance। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो सकता। ये रहा फिनाइल कैटायन, आप इसको स्टेबल नहीं कर सकते। Therefore SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। इसलिए SN1 मैकेनिज्म को आपने रूल आउट कर दिया सिर्फ इसकी वजह से कि ये आपका अनस्टेबल है। दिस इज योर अनस्टेबल मॉलिक्यूल, दिस कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय फिनाइल कैटायन। और जब तक इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तब तक सेकेंड स्टेप आ नहीं सकती थी। सेकेंड स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो सकती थी पूरी। तो इस वजह से SN1 मैकेनिज्म रूल्ड आउट है, SN2 ऑलरेडी रूल्ड आउट है। मतलब यहां पर ऑर्डिनरी कंडीशंस पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकते। एक और रीजन, काफी इतने रीजंस, मतलब आप समझ गए कि भैया, मतलब तुम तो हाथ वाथ जोड़ने लगोगे सर, समझ गए कि बेंजीन जो हेलोएरीन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं दिखाएगा। समझ गए तो ठीक है, मैं भी फिर यहां खत्म करता हूं। समझ गए तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये थे बहुत सारे रीजंस कि क्यों हेलोएरीन्स ऑर्डिनरी कंडीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, और बहुत डिटेल में हमने ये सारी कंडीशंस को देखा है, जिसमें सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट को देखा था, दूसरी बार में हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंतर को देखा था हेलोएल्केन और हेलोएरीन में, जिसमें हेलोएल्केन में sp3 कार्बन होता है, वहीं हेलोएरीन में sp2 होता है, और तीसरा हम लोगों ने इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन देखा था कि फिनाइल कैटायन अगर न्यूक्लियोफाइल X वो अगर चला भी गया तो फिनाइल कैटायन जो बनेगा उसके बाद वो स्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से SN1 पॉसिबल नहीं होगा, और SN2 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं क्योंकि पीछे से कोई रास्ता ही नहीं है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आने का ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो इसलिए ये ऑर्डिनरी कंडीशंस पे नहीं दिखाते SN रिएक्शंस। तो ये काफी रीजंस थे। अब बच्चों लेकिन हम लोग इसके बाद कुछ एग्जांपल जरूर देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं होंगे, वो एक्सट्रीम कंडीशंस पर दिखाते हैं। वहां आप देखना टेंपरेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, ऑर्डिनरी कंडीशन से अलग कंडीशंस होंगी वो सारी, जहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स का होते हुए देखेंगे। लेकिन वो सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हमने ये रीजंस जाने हैं कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते ऑर्डिनरी कंडीशन पर हेलोएरीन्स। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट बेस पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सक्लूसिव वीडियोस बने हुए हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट बताई गई है जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक